सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आप सब यहाँ आए है ना, तो आपसे जान लेते हैं। आप अपने विचार पहले एक बार ही डाल दीजिए, उसके बाद मैं अपने डाल दूंगी। नहीं आती? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 50% समझ में आती हैं चीजें कि क्या चल रहा है इंग्लिश में? 50% से मेरा मतलब है टेंस समझ में आ जाता है, मॉडल समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस कर लेते हैं बट ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इतने कैसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं, इस तरीके के 50% वाले? ठीक है। कोई ऐसा जो ये सोच के आया है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? ठीक है। अब स्टूडेंट कैसा भी हो, जिसको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग ओनली। और उसका ऑब्वियस रीजन है, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक सेट पैटर्न होता है एंड वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उसमें अगर आपको खुद को एसिमुलेट करना है, आपको खुद को उस पैटर्न में डालना है, तो आपको वीआईपीएम का पैटर्न समझ में आना चाहिए। और हमारे पैटर्न में हर एक वर्ड जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको कुछ ना कुछ ग्रुप असाइन करना पड़ता है। जब मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने आपके सामने लिख दिया जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, उस पैराग्राफ के अंदर 100 वर्ड्स हैं। सपोज कितने वर्ड्स हैं? 100 वर्ड्स हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि उस वर्ड का मीनिंग आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन उस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कैसा है। हिंदी चाहे उस वर्ड की आए चाहे नहीं आए, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए। तो ये सबसे पहला काम हमारा यही रहता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ने आए हो और आधों का ये ड्रीम है कि हम बिल्कुल अच्छे से, सपोज आपको टीचर बनना है आगे चल के, माना आपको क्या बनना है? टीचर बनना है आगे चल के, तो आप किसी को पढ़ा के उसका भविष्य खराब करोगे? तो कोई भी चीज पढ़नी है स्टार्टिंग से पढ़नी है। या सपोज आपको ट्रांसलेशन करना है, गड़बड़ ट्रांसलेशन होगा वैसे ही साइडलाइन हो जाओगे आप। या मान लीजिए एक पैसेज लिख रखा है, उसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, से उसको पढ़ के समझना है। और अब जिस हिसाब के पैसेज आ रहे हैं, अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो आपको अच्छे से पता है कि वो पैसेज ही नहीं समझ में आता। पहली बात तो एग्जाम्स के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी, ठीक है, बट अगर आपको पैसेज समझ में आ जाए वो भी एक टास्क होता है। अच्छा, वो टाइम भी एक था जब हम लाइन्स मैच करके और पैसेज में 10 में से 7-8 नंबर ले आते थे, लेकिन रीसेंट एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आई डोंट फील कि वैसा कुछ हो पा रहा है। रीजन अब क्या है कि पेपर तो वही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना रहे, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हो गए, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, टीचर भी यूट्यूब पे यही बता रहा है तुक्के कैसे लगाएं, लाइनें कैसे ढूंढें। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा भी यही सोचेगा कि यार इनसे काम बन जाएगा। ये चीजें बोर्ड को भी तो समझ में आती है, जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो वो भी आप देखोगे सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में ट्विस्ट डाला जा रहा है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं जीके की बात करूं, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, जीके में भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो इंग्लिश में भी सेम ही है। तो पहले तो सबसे पहले मैं यही चीज क्लियर कर देती हूं कि हम लोग सुपरफिशियल नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ना चाहता है तो वो सिलेबस अपना 1.5 महीने का ही होता है, और वो तो मैं कहूंगी फ्री में पढ़ लो। यूट्यूब पे अपनी सारी वो क्लासेस डली हुई हैं जिसमें हम लोग बहुत मतलब ऊपर ऊपरी पढ़ाते हैं ना, उसमें सिर्फ आपको रूल्स रटवाने हैं। और आई फील कि रूल्स रटवाने से काम नहीं बनेगा, उससे चीजें अब आगे बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा हम डेप्थ डालेंगे, इतना डेप्थ भी नहीं कि भाई आपको ही बहुत ज्यादा ही टाइम लगे उस चीज में। ऐसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, हिंदी सीखने में 4 साल बच्चा ले लेता है, तो इंग्लिश को भी टाइम देना चाहिए। वो भी एक ऐसी भाषा जो दूसरे देश की है, हम लोग वो नहीं दे सकते ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगी 4 to 5 मंथ्स में इसको एकदम अच्छे से, बट 3 मंथ्स में आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि आप जो भी एग्जाम दोगे उसका पेपर इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। 4 to 5 मंथ मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बोझा है जो ये चाहते हैं कि अब तो मैं एक पैराग्राफ ही लिख दूं, और पैराग्राफ लिखने के लिए टाइम लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करें। तो अभी सबसे पहले मैं पढ़ाना ही स्टार्ट करूंगी, बाकी बातें जो भी आपको करनी है आपके दिमाग में चल रही हो लास्ट के लिए रखेंगे हम लोग। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से ही मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वही है इंग्लिश का आधार, बेस। हिंदी भी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वर्ण से पढ़ना शुरू करते हो, लेटर्स से। अब बस इतना बचेगा कि मैं ABCD बोर्ड पे नहीं लिख रही, A to Z। वो ये मान रही हूं आप सबको आ रहा है, A to Z सबको आ रहा है ना, ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आप कॉपी लेकर आए हैं, पेन कुछ लेकर आए हैं, तो प्लीज लिखिएगा हर चीज को, क्योंकि जो चीजें हम लिख लेते हैं वो हमें एज इट इज दिमाग में प्रिंट हो जाती हैं। और जो नहीं लेकर आए हैं, आपको एक बुकलेट मिली होगी, उसके लास्ट पेज में एक पेज खाली है,
भाई कुछ लोग तो ट्रायल के हिसाब से आते हैं ना, तो हम उसकी भी व्यवस्था रखते हैं कि एक पेज छोड़ा जाए उनके लिए, और पेन भी नहीं है तो बाहर से मंगवा देते हैं पेन। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। मेजॉरिटी बॉयज की है, सब जानते हैं कि गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, राइट। गाड़ी के अंदर एक हैंडल होता है, टायर होता है, गियर होता है, हर एक पार्ट होता है। यानी पूरी गाड़ी एक साथ देखूं तो उसके अंदर अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग पार्ट है। इंग्लिश में भी कितना ही बड़े से बड़ा सेंटेंस है, क्योंकि अभी जो पैसेज आ रहे हैं 4 लाइन में 1 लाइन खत्म होती है, यानी देखा जाए तो 4 लाइन चलती जा रही है, लेकिन वो लाइन कितनी है, एक ही लाइन है। तो वो कितनी भी बड़ी लाइन हो, या मैं कहूं पैसेज जो वहां से स्टार्ट होने वाला और यहां पे खत्म होने वाला, वो इन्हीं पार्ट से बना है। यानी इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो इन्हीं ग्रुप से आते हैं। ये ग्रुप अगर हमें पता चल जाए पहले तो कि कोई वर्ड है वो ग्रुप कौन से ग्रुप से आ रहा है, कैसे उसके पता करूं, पहली चीज तो मान लीजिए इनका नाम श्याम है, या लड़की है तो विमला कर देते हैं, सपोज क्षमा कर दिया, हाँ जी इनका नाम क्षमा कर दिया, तो पहले तो मुझे पता चले ये क्षमा है। फिर दूसरी चीज, क्षमा यहाँ क्यों आई है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो कोई भी शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया, सपोज आप स्टडी के लिए यहां आए हो, मैंने स्टडी लिख दिया, पहली चीज तो स्टडी पहचानू कैसे, कौन से ग्रुप से आई है, और दूसरी चीज मैं उसका यूज कैसे करूंगा, वो वर्ड स्टडी है उसका मैं यूज कैसे करूंगा। अगर मैं वर्ड्स पे खेल रहा हूं तो मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं, और सेंटेंसेस से ही पैराग्राफ्स बनते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर मैं बताऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, ग्रुप्स हैं। क्या है, ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं जिनसे हर वर्ड आता है। या मान लो एक परिवार की तरह है, ये सारे अलग अलग परिवार है, 8 परिवार है, कोई भी जो भी वर्ड है वो इनमें से किसी एक परिवार से आया होगा, ठीक है क्या। तो 8 तो मेन है और 2 ऐसे ही हैं, छोटे मोटे परिवार होते हैं ना वैसे ही, तो उनके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। तो पहले 8 के नाम आप लोग लिखो, और आपने सुना भी होगा, जैसे हिंदी में संज्ञा सुन के आते हो ना, उसी का इंग्लिश नाम क्या होता है, नाउन। पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे। कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली मेंशन्ड रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला टॉपिक ही, कुछ एग्जाम्स में नहीं लिखा होता, चाहे लिखा चाहे नहीं लिखा, बिना आधार के कैसे बिल्डिंग खड़ी होगी, इन पे तो खेलना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर सेंटेंस बनाओगे, सपोज डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे, आपको पता ही नहीं है स्टडी को कहां लगाना है, आपको पता ही नहीं है ब्यूटी कहां लगाना है, ब्यूटीफुल कहां लगाना है और ब्यूटीफाई कहां लगाना है, तीनों अर्थ आपके लिए तो सेम ही है। तो हर एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लिखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नेम लिखो, उसके बारे में एक एक को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। आप इनकी हिंदी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वैसे इंग्लिश की क्लास चल रही है तो नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ नाम लिखते जाओ, है ना, जैसा मैं बोर्ड पे लिख रही हूं। कभी देखा है क्या इन वर्ड्स को आपने, 2-4 देखे हैं। जैसे नाउन देखा है, नाउन क्या होता है हिंदी में, संज्ञा होता है, पक्का, किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इस बारे में। और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। कोई बात नहीं, नहीं आ रहे हैं तो हिंदी में जानने ही नहीं है, बस 2 चीज पढ़ेंगे इन 8 के बारे में, और 2 एक्सटर्नल होते हैं, उनको भी यहां लिख देती हूं। एक आर्टिकल, आर्टिकल सुना होगा, सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, और एक डिटर्मिनर। अच्छा, अब इनमें से कुछ हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली लिखे हुए हैं, जैसे प्रेपोजिशन सीधा लिखा हुआ होता है, सब एग्जाम्स में प्रेपोजिशन लिखा हुआ रहता है। आर्टिकल, डिटर्मिनर सब में लिखा हुआ होता है, बाकी एग्जाम्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के सबको शामिल कर देते हैं, या फिर आपको अगर सेंटेंस बनाना है, ट्रांसलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए, सबका अलग अलग रोल है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक बार इनको अच्छे से आप लोग लिखो कॉपी में। बैठ जाओ। क्लियर है, पक्का। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी कुछ भी नहीं, यानी इंग्लिश का कोई भी वर्ड है तो वो इन 8 प्लस ये 2 यही होगा। क्लियर है क्या,
यानी कोई भी वर्ड अगर मैं डिस्कस कर रही हूं, मैंने किसी का नाम बोला राम, तो वो इन्हीं में से ही है। मैंने बोला फैन, तो वो इन्हीं में से ही है। मैंने बोला क्लासरूम, इन्हीं में से ही है। मैंने बोला स्टूडेंट्स, इन्हीं में से ही है। वो काम कर रही है, इन्हीं में से ही है। कुछ भी हो, इंग्लिश का कोई वर्ड है वो इन्हीं में से बनेगा। किन से? 8+2। मेनली ये 8 माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्टिकर्स होते हैं, इसलिए इनको अलग से लिखा जाता है। क्लियर है? अब इन सब के बारे में 2 चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। एक तो इनको पहचानेंगे कैसे। इतने सारे वर्ड हैं, लाख वर्ड है, करोड़ वर्ड है। लाख तो बहुत छोटा नंबर मैंने दे दिया, एक आदमी लाख वर्ड याद रख लेता है। इतने वर्ड्स में से पहले तो पहचानेंगे कैसे, कौन सा किस ग्रुप से आया है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वही होता है। ठीक है? और दूसरा, इसको यूज कैसे करेंगे। मान लो कहीं फिलअप भरना है तो कैसे करेंगे। मान लो एरर डाल दी उस वर्ड की, तो उस एरर को करेक्ट कैसे करोगे, वो दोनों चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। लिखो सबसे बेसिक, जो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूं कि 12th पास किया है तो सुना होगा। बिल्कुल सुना है ना? हाँ, अब आए नहीं आए वो बात की बात है, उसमें आपकी गलती नहीं रहती। सुना सबने होता है। क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। सो क्या डेफिनेशन रहनी चाहिए नाउन की? क्या आप जानते हो? आपके क्या विचार हैं इस पे? प्लेस, नेम, थिंग्स। हाँ जी सर, हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं। इंग्लिश आ ही रही होती तो यहां क्यों आते, है ना? 2 या 2 से अधिक वस्तु, व्यक्ति विशेष को संज्ञा कहते हैं। मेरा नाम शिवानी है, मैं संज्ञा नहीं हूं। मैं तो 2 या 2 से अधिक, तो उसका शायद कोई अर्थ नहीं निकल रहा, है ना? 2 या 2 से अधिक थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, बाकी ठीक था। भाई मैं अकेली हूं तो क्या मैं नाउन नहीं हूं? मैं नाउन हूं, पूरी नाउन हूं। ठीक है? पक्का क्लियर है ये चीज? और पीछे व्यक्ति, जगह, स्थान, यानी वही जो इन्होंने बोला, नाम बोलो, प्लेस बोलो, चाहे थिंग बोलो। आप लास्ट में वस्तु, थिंग आ गया। और कोई नहीं? हो गया। अब अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, क्लीनलीनेस, मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटिफिकेशन, तो क्या ये वर्ड्स नाउन नहीं है? क्या नाउन नहीं है? ये तो ना थिंग है, ना नेम है, ना प्लेस है। या सपोज आई रॉट अ वर्ड सिंप्लिसिटी, सबने सिंप्लिसिटी सुना होगा, तो क्या ये भी नाउन नहीं है? स्टिल तीनों नाउन है। और आप एक पढ़ के आते थे भाववाचक संज्ञा। अब दिक्कत क्या आती है, हिंदी में तो भावनाओं का बहुत ध्यान रहता है। क्यों? इतने साल हो गए हिंदी के एनवायरमेंट में, इंग्लिश की भावनाएं जागृत नहीं हो पाती, समझ ही नहीं पाता इंग्लिश को आदमी। तो हमें पहले तो पता चले कि ये वर्ड जो है वो सही है या गलत है, या किस पार्ट से है, तो दिक्कत कर देगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाह रही हूं, द सिंपल ऑफ अ गर्ल या द सिंप्लिसिटी ऑफ अ गर्ल। द सिंपल ऑफ अ गर्ल या द सिंप्लिसिटी ऑफ अ गर्ल इज लाइक्ड बाय एवरीवन। द सिंपल, वापस बोल देती हूं, आप कहोगे तो लिख भी दूंगी। कुछ लोगों को सुनने में इंग्लिश में दिक्कत आती है कि सुन के हम आंसर नहीं कर पाते, तो मैं लिख भी दूंगी। द सिंपल ऑफ अ गर्ल इज लाइक्ड बाय एवरीवन, इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हिंदी में आपको बता देती हूं, सबके द्वारा पसंद की जाती है। क्या? सिंपल ऑफ अ गर्ल या सिंप्लिसिटी ऑफ अ गर्ल? सिंप्लिसिटी ऑफ अ गर्ल। पक्का? कैसे सेट हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के लिए सेंस का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है। कुछ बच्चे सुन सुन के भी सही कर देते हैं कि द सिंपल ऑफ गर्ल जम नहीं रहा है, जमना चाहिए, और द सिंप्लिसिटी ऑफ गर्ल जम रहा है। बट लॉजिकल आंसर ये होता है कि सिंपल एडजेक्टिव है और सिंप्लिसिटी नाउन है, और आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आनी चाहिए। अब मान लो सिंप्लिसिटी तो नहीं जमा, ऑस्टेरिटी एक वर्ड है, वो तो पता ही नहीं चलेगा जमेगा कि नहीं जमेगा। भाई ये तो मैं एक केस बता रही हूं, अपने को शशि थरूर नहीं बनना है कि बहुत आपको डिफिकल्ट वर्ड बढ़ा के डराना है। अपने को ऐसी इंग्लिश आपको बतानी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो फॉर नाउ। लेकिन समझ में तो आना चाहिए कोई वर्ड नाउन है कि नहीं है। हम बचपन से लेकर आज तक पढ़े, लेकिन नाउन ही नहीं पहचान पा रहे कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? नाउन।
तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो डेफिनेशन हमारे काम नहीं आ पा रही है। तो उसको थोड़ा सा काम में लेने के लिए मैं आपको एक नोट डाल के लिखवाती हूँ कि क्या नाउन का आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूं, कोई आपसे नहीं पूछेगा नाउन की डेफिनेशन क्या है, लेकिन वर्ड हमें पहचानना है, इसीलिए आप लिखो नाउन का आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। कैसे हम एक नाउन को पहचानेंगे। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप अपना सेट ऑलरेडी कोर्स जिन्होंने परचेज कर रखा है, आपको सब पता है अच्छी तरीके से कि आपके वहां पे कुछ स्टडी मटेरियल दिया होगा। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो प्रिंट में मिलेगा सारे स्टडी मटेरियल। आप प्लीज उसको आराम से प्रिंट निकलवा के रेडी रहना प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है वो वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? वो वर्ड्स। आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख दूं ना? बहुत ज्यादा हिंदी लिखने से ऑड साउंड करते हैं और बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखने से ऊपर से जाएगा आपके, तो दोनों को थोड़ा सा बैलेंस बनाते हैं। वे वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? जो व्हाट, हु और हु का जवाब दे। कौन से वर्ड्स? जो व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या ही होता है। व्हाट का मतलब क्या है? क्या ही है। वो वर्ड्स जो व्हाट, हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। तो वो वर्ड्स जो व्हाट, हु और हुम का मतलब किसको। लिखो, हुम मतलब किसको। तो वो वर्ड्स जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अभी सिर्फ लिखना है, इसको समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं? जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे। टेस्ट करेंगे इसको। डज इट वर्क और नॉट? पता तो चलना चाहिए काम कर भी रहे हैं या सिर्फ लिख ही रहे हैं। चलो एक बार ही टेस्ट करते हैं। ये इजी आइडेंटिफिकेशन एक है, इसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन और है, वो भी मैं लिखवा दूंगी। पहले इसको टेस्ट करते हैं। सपोज इस क्लास में जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी थिंग्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई कुछ उपकरण भी हैं, उनको अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बोर्ड पे, तो आप बताना वो नाउन का रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं। सबसे पहले तो मैं, भाई सबसे बड़ी तो आप सबसे अगर बात करूं तो अभी मैं ही हूं, है ना, मेरा ही पद बड़ा है। चलो मैंने लिख दिया टीचर, या मान लो आप कह रहे हो टीचर नहीं नाम लिख दो, तो चलो नाम भी लिख देते हैं। ठीक है। अब आप लोग कौन हो? बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो। मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब आप में से भी किसी एक का नाम लिख दूं। लड़की का नाम आ चुका है, बॉयज में से कोई अपना नाम बता दे। विराट। चलो आज ही मैं सुबह किसी से कह रही थी विराट कोहली मेरा नया फेवरेट है, और विराट है हमारे बीच। चलिए इसके अलावा और क्या दिख रहा है? फैन। आप सबको फैन दिख रहा होगा। लाइट दिख रही है एक, ठीक है। कंप्यूटर दिख रहा है। बेंचेस दिख रही हैं, टेबल, बेंच, जो भी आप कहना चाहते हो। क्लियर है। और आप सबको बुक भी दी है। किसको? आप सबको। या ऐसे बोल दूं, राहुल जी ने बुक दी है नीतीश जी को, सुरेश जी को, तो किसको? अलग अलग व्यक्ति कोई, किसको? जो मैं बोलना चाह रही हूं अंडरलाइन करना उस चीज पे। अब इनमें से कितने वर्ड्स नाउन है उनको चेक करते हैं। आप अपनी डेफिनेशन से नहीं करेंगे, आप इससे चेक करके देखो, फिर हम डिफिकल्ट वाले भी देखेंगे। टीचर क्या का जवाब दे रहा है, कौन का जवाब दे रहा है, या किसको का जवाब दे रहा है? कौन का जवाब भी दे सकता है और किसको को भी जवाब दे सकता है। कैसे पता चला? क्या तो हो नहीं सकता, क्या तो वस्तु के लिए आता है। ये कौन है? टीचर है, कौन का जवाब दे रहा है। या मैंने पैसे दिए, किसको दिए? टीचर को दिए। दोनों में कौन भी हो सकता है, किसको भी हो सकता है। डिफरेंस बस इतना सा है कि ये हु जब आता है जब हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही, एकदम जीरो मान रही हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये तब आता है जब ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है। लिख लो वही ऐसे ही करके, बाकी आगे आएगा। हु कब आता है? जब प्लेस किसका हो? सब्जेक्ट का। आप नहीं जानते सब्जेक्ट क्या होता है, जान भी रहे हो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इतना ही मानना है। और हुम कहां आता है? जहां प्लेस किसका हो? ऑब्जेक्ट का। क्लियर है। चलो वापस आ जाओ इधर। टीचर, कौन हूं? टीचर हूं, रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। अगेन
कौन हूं, मेरा नाम है, और आपने बोला भी नेमिंग ऑफ एनीथिंग, किसी का नाम क्या होती है, नाउन होती है। आप लोग कौन हो, स्टूडेंट्स हो, नाउन हो। ये कौन है, विराट है, नाउन है। फैन क्या है, अब ये कौन है, इसको इतना इज्जत तो मिलना नहीं चाहिए, ये क्या है, फैन है। पंखा है, क्या का जवाब दे रहा है, अगेन नाउन है। ये क्या है, लाइट। अब देखो लाइट दो चीज होती है, एक तो लाइट, ये लाइट पूरा जो लगी हुई है, और एक मान लीजिए आज मैंने लाइट कलर पहना है, उस लाइट का मतलब हल्का होता है, इस लाइट का मतलब एक ऐसा उपकरण जो प्रकाश देता है। डिफरेंस है क्या, एक तो मैंने घर पे लाइट कलर का पेंट करवाया है, उसका चेहरा जो है लाइट हो गया है, एकदम हल्का पड़ गया है, वैसे पेल होता है, येलोइश फेस होना, तो एक लाइट का मतलब तो हल्का, ठीक है, और एक लाइट का मतलब ये लाइट, तो ये वाली लाइट तो क्या का जवाब दे रही है, नाउन है। वो वाला क्या का जवाब देता है क्या, ये क्या है, हल्का नहीं, कैसा है, हल्का, तब बोलते हैं हल्का। तो ये दोनों है, वो आगे बात करेंगे। ये हम कौन से उपकरण वाले नाउन की बात कर रहे हैं, गैजेट की। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है, क्या है, टेबल है। तो ऑलमोस्ट ये सारे क्या थे, नाउन थे। तो ये तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। एक इससे आसान, क्योंकि अभी जो मैंने बोर्ड पे वर्ड लिखे थे वो आपको आने चाहिए ना, ये तो आप भी कर लोगे, ये तो वस्तु, स्थान, जगह, फलाना ढिमकाना से भी हो जा रहे थे, बट इससे हमें मैच करके देखना था कि ये आइडिया काम करेगा क्या। चलिए मैंने एक वर्ड लिखा, सेकंड नोट, ये आप लिखना चाहते हो क्या, एक दो इसमें से लिख लो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो कुछ लिख लो, एग्जाम्पल के लिए लिखना है तो। लिख लिए, एक दो ही लिखने थे ना। चलिए नेक्स्ट लिखो, ये तो पहला आइडेंटिफिकेशन था नाउन का, जिससे कैसे पता चलता है, व्हाट, हु और हुम। एक सेकंड आइडेंटिफिकेशन जिससे और आसान हो जाएंगी चीजें, वो थोड़ा सुनने में आपको इट माइट साउंड फनी, अ बिट फनी, ऐसा लगेगा कि यार ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट वो जितना काम करेगा उतना कुछ काम नहीं करेगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस और उसको लिखो, और उसको एज इट इज अभी हम अप्लाई करके देखेंगे। आप कैसा भी वर्ड हो उसको इससे मैच कर देना, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करके देखना है, और वर्ड क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अभी हम करके देखेंगे एक बारी, जो बस बोर्ड पे लिख रही हूं उसको साथ के साथ आप लिख लो, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूं उसको साथ के साथ लिखो। ये सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, अभी आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। एक तरीका वो था पहचानने का, ये दूसरा तरीका है। इनमें से किसी से भी मैच कर सकते हो आप। अब मैच करना कैसे है, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, लिखो फटाफट से। एमसीक्यू एग्जाम में तो स्पीड का कोई इश्यू नहीं रहता है, टाइम बचता ही है, लेकिन जो मेंस एग्जाम होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे एग्जाम में इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, इंग्लिश आती नहीं है, आती है तो ट्रांसलेट नहीं होती है, और ट्रांसलेट हो जाती है तो ऐसे नहीं बनता है। सो स्पीड पे थोड़ा सा वर्क करना आप लोग, क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, सपोज आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, उसमें से कुछ वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे उसको यूज करोगे। इस बुक में आप, ये एक बुक मिली होगी, फाउंडेशन बुक, ऑनलाइन में भी गई होगी फाउंडेशन नाम से। बिल्कुल सही है प्रियंका, ये एक बुक गई होगी फाउंडेशन नाम से, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसका पेज नंबर 4 निकालो आप एक बार, कैसे ये यूज में आएगा वो एक बार हम देखते हैं ना। फिर कैसे भी नाउन हो, चाहे वो थिंग नहीं हो, नेम नहीं हो, मत होने दो, हम पता कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, क्लियर है। चलो पेज नंबर 4 पे एक बारी पढ़ के देखना आपको क्या अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों को अभी पहली बार में क्लिक करेगा, कुछ को 5-6 के बाद क्लिक करेगा, बट रिदम को पकड़े रखना ना, और जो आपको ए और बी में से सही लगेगा आप पेन से उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। जैसे
तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा एबल या तुम्हारी एबिलिटी? आपको भी रिप्लाई देना है भाई, मेरे को तो आ ही रहा है, आपको आना चाहिए ना। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा एबल या एबिलिटी? एबिलिटी। अभी भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, एक बार हिंदी में करके देखते हैं। ये बुक्स अपनी बायलिंगुअल इसीलिए राजस्थान में पढ़ा रहे हैं ना, यहां अगर बायलिंगुअल नहीं पढ़ाएंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा योग्य या योग्यता? योग्यता। कोई तुमसे सवाल करता है तो क्या पूछता है, तुम्हारी योग्यता क्या है या तुम्हारा योग्य क्या है? योग्यता क्या है। तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से कौन सा मैच कर रहा है? एबिलिटी। तो नाउन कौन सा है? एबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सेल्फिश या सेल्फिशनेस? सेल्फिशनेस। तुम्हारा स्वार्थ या तुम्हारा स्वार्थी? तुम्हारा स्वार्थ। अब तुमसे कोई ये पूछता ना कि तुम कैसे हो, तो तुम बोलते स्वार्थी। तुम तो हालांकि नहीं बोलते, खुद के लिए कौन बोलता है, लेकिन तुम कैसे हो या कोई दूसरा आदमी कैसा है, तब हम बोलते हैं वो कैसा है, स्वार्थी। लेकिन तुम्हारा तो क्या होगा, स्वार्थी होगा। चलो एक दो और देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सफल होना, सफलता या सफल? ए, बी या सी? ए वाले हाथ उठाएं, हाँ। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी। सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी। तुम्हारा सफल या तुम्हारी सफलता? कोई बात नहीं, आप बताओ, सफल या सफलता? बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया आपका तो आंसर बी। अब ए की बात करते हैं। ए में देखो, वैसे तो आपको अभी नहीं पता चलता जब तक मैं वर्ब नहीं पढ़ा देती, लेकिन फिर भी आगे लिखा था सफल होना, करना या होना, एक्शन दिखाता है, वो क्रिया है, वो नाउन नहीं है, वो क्या है, क्रिया है। बट कोई बात नहीं, उनको भी पहचानना सीखेंगे हम लोग। अगला देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा मैनेज या मैनेजमेंट? मैनेज या मैनेजमेंट? मान लो आप हमारी किसी भी सेवा से संतुष्ट नहीं हो, सपोज आपको बुक्स टाइम पे नहीं मिली है, तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है या मैनेज खराब है? मैनेजमेंट खराब है, तो तुम्हारा मैनेजमेंट। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा परमिट या परमिशन? परमिशन। अच्छा, परमिट हो सकता है अगर वो वाला परमिट हो जो आप लेकर आते हो, गाड़ी वगैरह का परमिट मिलता है वहां पे, ठीक है, बट अर्थ बदल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा इंप्रेसिव या तुम्हारा इंप्रेशन? इंप्रेशन, यानी तुम्हारा प्रभाव या तुम्हारा प्रभावशाली? तुम्हारा प्रभाव। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा स्किल या स्किलफुल? तुम्हारा स्किल। अब इसी तरीके से देखो, आगे एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 7 पे। ये बची हुई एक्सरसाइज तो आपको ही करनी है। अब अगर मैं तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक याद करवाने लगूंगी तो बाकी सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, तो ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। 7 नंबर पेज पे जो नीचे एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसकी मदद से भी आप कर सकते हो। जैसे इसका पेन, इसकी बुक, इसका स्मूथ या स्मूथनेस? स्मूथनेस, इसकी स्मूथनेस, इसकी चिकनाई। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी ब्राइट या ब्राइटनेस? ब्राइटनेस। बोलते ना फोन की ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस कम कर यार, आंखों में चुभ रही है, या इसका ब्राइट कम कर, इसकी ब्राइटनेस। तो आप ये एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 पूरी चेक कर सकते हो। 1 और 2 एक्सरसाइज में इजीली आप नाउन का पता लगा सकते हो। तो अगर कोई चाहता है जिसको नहीं इजीली पता चल रहा, अब इसको करने में आपको साल भर नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट, या कोई बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जान रहा उसको 15 मिनट, जो थोड़ा बहुत जान रहा है, 50% पे हाथ उठाए थे ना, तो उन लोग को तो 5 मिनट, और 50% वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जान रहे, उनको 15 मिनट। सिर्फ मैच इनसे करके देखना है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि नाउन को पहचानना कैसे है, सिर्फ इतना सा। दूसरा, नाउन का करेंगे क्या, पहचान लिया तो उसका क्या यूज होना चाहिए, तो लिखो आगे यूजेस ऑफ नाउन। क्योंकि हमारे लिए तो हमारे एग्जाम में कैसे काम आएगा बस उतना बताओ, वो चीज क्लिक करती है हमेशा ना, इसीलिए मैं उसको हमेशा साथ में रखूंगी कि आपके एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब चीजें। यूजेस ऑफ नाउन, तो एक तो डायरेक्टली पूछ ले कि वर्ड दे दिया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जैसे आपके जो टीचर के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्लियरली मेंशन्ड रहता है, या फिर जो स्टेट वैकेंसीज के एग्जाम रहते हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लेता है। अब कुछ एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा ही नहीं है, बट उनमें ये लिख दिया कि तुम्हें ट्रांसलेशन करना है, तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसको ट्रांसलेट करोगे। फिर कुछ सोचते हैं कि हम जैसा तैसा भी, मान लो सिंप्लिसिटी की जगह सिंपल लिख दिया तो कितना फर्क पड़ेगा, 19-20 ही है। क्यों जी, 19-20 ही है भाई, सिंप्लिसिटी की जगह मैंने सिंपल लिख दिया। सपोज
कोई भी टीचर होता, आज जैसे अपने यहाँ भी आरएस मेंस की कॉपीज आती हैं, कोई भी किसी भी बच्चे की कॉपी आकर अपने पास आई है चेक होने के लिए, तो पहली लाइन पढ़ के पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी इंग्लिश आ रही है। क्यों? वो यही तो देखता है कि सिंपल की जगह सिंप्लिसिटी लगा दिया, आर्डस की जगह आर्डिसिटी लगा दिया, जहां पे वर्ब लगानी थी, जहां पे रीड करना था वहां रीडिंग कर दिया। उसको तो इंग्लिश आ रही है ना। तुम अपने मनोज्ञान सोच रहे हो कि मैंने कॉपी भर दी तो बेस्ट जा रहा है, बट वो कॉपी भरने से नहीं चलेगा, पहली लाइन पता ही चल जाता है। और जिनको नहीं पता वो पुरानी कॉपीज देखेंगे कि 0 नंबर बहुत इजीली मिलते हैं, तो वो 0 उसी बेसिस पे मिलते हैं 2-3 लाइन पढ़ने के बाद। तो सीखनी तो पड़ेंगी चीजें, बस आप कितना दिन देते हो। तो मैं एक चीज और बता दूं, 20 डेज का अपना सेशन रहता है ये स्टार्टिंग की क्लासेस का। अब ये 20 डेज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, ये आपको मुझे देने पड़ेंगे। 20 दिन मतलब आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ जैसा कहा जा रहा है। मैं आपसे कहूंगी कि अपन पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। फिर मैं आपसे कहूंगी हम मॉडल पढ़ेंगे, तो बिल्कुल सिलेबस का भी पार्ट है और ट्रांसलेशन के हिसाब से भी पढ़ाया जाएगा। फिर मैं आपसे कहूंगी कि टेंस पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कहूंगी इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। उसका अगर कोई तोड़ मिल जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों पढ़ना पड़ेगा इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल? मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल क्या होता है। आप में से किसी को पता है? नहीं पता। अब जैसे हम, क्योंकि हम सेंटेंसेस ही ऐसे पढ़ते हैं, मैं जा रही हूं, मेरा भाई आता है, मैं खाती हूं, इतना ही सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं खाना चाहती हूं, खाना भी है और चाहना भी है। मैं उससे मिलने जा रही हूं, मिलना भी है और जाना भी है। सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ग। खेलते खेलते वह गिर गया, बाइक पे चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया, चलना भी है और फिर एक्सीडेंट भी करवाना है। एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब का यूज इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल कराते हैं। मैं आपको इसके बाद BT3 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं तब तो फिर भी चलो चीजें आसान होती है, जब खुद से खुद को कुछ करना होता है तो नहीं हो पाता। और बेचारे कुछ बच्चे तुमसे उम्मीद करके बैठे हैं कि तुम उनको अच्छा पढ़ाओगे, उनके खातिर कम से कम थोड़ा बहुत सोच लो। BT3 हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पैसिव एक केस होता है। अब एक्टिव पैसिव सिलेबस में लिख दिया एक्टिव पैसिव, और हम एक्टिव पैसिव यूं पढ़ते हैं कि भैया ये एक्टिव दिया है, प्रेजेंट सिंपल का बनेगा इज एम आर से, और इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यही पढ़ते हो एक्टिव पैसिव। जबकि एक्टिव पैसिव उससे कई गुना ज्यादा है। पूरा एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, और आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे देता भी नहीं है, एरर बना के देता है। वो नहीं बोलता कि तू एक्टिव से पैसिव बना, वो कहता है इसमें क्या एरर है उसको करेक्ट कर। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट एक्टिव दिया है तो वर्ब में बदलाव, सब्जेक्ट पैसिव दिया है तो वर्ब में बदलाव। तो आपको सब्जेक्ट समझना है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होता है, कौन सा? BT3। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फाउंडेशन होते हैं। क्या होते हैं? फाउंडेशन। ये तो पढ़ने ही है। अब चाहे आप यहां एडमिशन लो चाहे मत लो, मैंने अपना प्रोग्राम पहले ही बता दिया कि ये तो मुझे पढ़ाना है। मैं जानती हूं कि अगर इसके बिना कोई बच्चा ट्रांसलेशन कर लेना तो या तो वो इंग्लिश मीडियम का है या भगवान ने उस पर कोई कृपा बरसा दी है तुरंत प्रभाव से। रीजन स्किप ही नहीं कर सकते आप 1% भी। ठीक है, फिर दूसरी चीज, कल को तुम बच्चों को अगर कोई पैसेज पढ़ाओगे, या कई लोग होते हैं ना दोस्तों को बताते हैं, देख मैंने ये पढ़ा, तेरे को पैसेज करना बताता हूं मैं, ला तेरी कॉपी दे, मैं चेक करता हूं पैसेज में 10 में से कितने नंबर देने हैं। तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये बेसिक्स आने चाहिए। तो दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ये 20 दिन का जो प्रोग्राम है इसको बिना छुट्टी के पूरा करना है। एक तो ये 20 दिन का प्रोग्राम है, दूसरा बिना छुट्टी के। बिना छुट्टी का मतलब हर एक दिन मैं कुछ नया बताऊंगी, और जब 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर हमारे पास करने के लिए क्या बचेगा? फिर हमारे पास टॉपिक वाइज पढ़ना रहेगा। जो भी आपका एग्जाम के टॉपिक्स हैं उनको बस सीक्वेंस में 1 by 1, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन तब तक आ रहा होगा, इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। फिर तो टॉपिक में चाहे मॉडल पढ़ाऊं चाहे आर्टिकल पढ़ाऊं, आप कहोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले पढ़ा सकते हैं, इसके जस्ट बाद में आप कहोगे कंडीशनल सेंटेंस पहले पढ़ा सकते हैं। कंडीशनल सिलेबस में नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन में वही देता है, यदि तुम ऐसे होते तो वैसा हो जाता, जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, है ना। तो इस ट्रांसलेशन के हिसाब से भी कंडीशनल पढ़ना पड़ेगा। तो यूजेस ऑफ नाउन अब लिखो नेक्स्ट। तो 20 दिन की क्लासेस के लिए ध्यान रखना है आपको ना। किसमें? सिंपल और सिंप्लिसिटी में। सिंपल एडजेक्टिव है और सिंप्लिसिटी नाउन है। मैंने नहीं बताया, उसकी वजह ये थी कि मैंने अभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया। ठीक है, फ्लो के साथ चलो, है ना। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, सब आ जाएगा सामने। हाँ जी, यूजेस ऑफ नाउन लिखो
नाउन का इस्तेमाल कहाँ 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 होता है? हाँ, सिंप्लिसिटी को तो यही लिख देना आप, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी सादगी। बोलते हैं ना गाना भी एक, तुम्हारी सादगी पे दिल आया, तो सादगी नाउन है, तुम्हारी सादगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, यानी नाउन का प्लेस क्या क्या है? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। और तुम सादा हो मतलब सिंपल हो, ज्यादा आडंबर नहीं है, हिपोक्रेट नहीं हो, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन का यूज होता है, लिखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी भी नहीं पूछना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बस लिखना है, ठीक है। जब वर्ब बता दूंगी तब बताएंगे, है ना। अभी सिर्फ हमने दो चीजें याद की है, समझना भी नहीं। कुछ झूठी बात है कि समझते हैं इंग्लिश, मैक्सिमम चीजें याद ही करवानी है आपको। मैंने कहा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तो याद ही तो करवा रही हूँ कि ऐसे ढूंढना है इसको, तो याद ही करना है अपने। तो 70% याद, 30% समझना है कि जो याद किया उसको कैसे समझेंगे। चलिए, सबसे पहले नाउन को पहचानेंगे कैसे? व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, ये पहला तरीका। इससे पता चल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा तो आप तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर लो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा घर। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉच। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा बैग। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ब्यूटी, सुंदरता। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सिंप्लिसिटी। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी क्लीनलीनेस, साफ सफाई। या इसकी साफ सफाई, इसकी मतलब रूम की साफ सफाई, तो इसकी से भी मैच कर सकते थे। क्लियर है? तो किसी से भी मैच करके देखो, नाउन का पता चल जाएगा। फिर इस्तेमाल कहां कहां? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, दो ही बात की थी अभी। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, एडजेक्टिव। मैंने पहले में कोई हेडिंग दी थी क्या? नाउन दिया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लिखो, नाउन के बाद एडजेक्टिव है क्या? बिल्कुल, जितना अभी जरूरत है उतना हो गया। एक नाउन एडवांस टॉपिक है, वो आगे पढ़ेंगे, है ना भाई। नाउन को पूरा करने में चाहिए क्या था? नाउन एडवांस आपके सिलेबस का पार्ट होता है, जिसको भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इंग्लिश का सिलेबस ही अच्छे से नहीं लिख के देते। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। सपोज एक सेंटेंस लिख रखा है, कैटल फिल इन द ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब उन्होंने सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है कि नाउन आपके सिलेबस का पार्ट है या नाउन एडवांस सिलेबस का पार्ट है, बट वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। वो यहां पे इज लगा देंगे और एरर क्रिएट करेंगे और सोचेंगे बच्चों को टेंस आ रहा है तो ये तो आता ही होगा, ऑब्वियस है, ये तो क्या है, ऑब्वियस। वो भूल जाते हैं ना कि राजस्थान क्या है, कैसे ऑब्वियस हो सकता है? हम तो दो ही चीजें जानते हैं, या तो मारवाड़ी, और मारवाड़ी भी क्या, जहां के हैं वहां की इतनी तरह की भाषाएं हो गई है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, पता नहीं कौन से क्या है। हमें खुद को नहीं पता चला, मुझे आज तक, मैं कौन से इलाके से हूं तो मेरी कौन सी भाषा है उधर की, क्योंकि मिक्स्ड ही चलता है सब कुछ। फिर हिंदी सीखते हैं जैसे तैसे जयपुर में आके, फिर ऊपर से ये, तो दिक्कत होती है ना। तो ऑब्वियस समझ के ये सिलेबस से हटा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नाउन एडवांस का पार्ट है कि ये वो नाउन है जो दिखती सिंगुलर है लेकिन होती प्लूरल है। क्योंकि हम तो ये मानते थे प्लूरल का मतलब एस लगा दो, बॉय सिंगुलर और बॉयज प्लूरल। ऐसे एक वर्ड होता है जेंट्री, अब देखने में तो सिंगुलर ही लग रहा है लेकिन प्लूरल है। ऐसे एक वर्ड होता है कैवलरी, पीजेंट्री, ये सब देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होते क्या है, प्लूरल होते हैं। तो ये नाउन एडवांस का पार्ट है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाएंगे, तो वहां पे ये चीजें पढ़ानी पड़ेगी। लिख के नहीं देता है सिलेबस में, तो कुछ चीजें तो लिख दी, कुछ नहीं लिखी, वो भी पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कोशिश करेंगे 3-4 मंथ्स में इसको कंप्लीट करने का, ताकि ज्यादा टाइम नहीं आप लोगों का ले। बस हाँ, ये हो सकता है कि क्लास का टाइम 1 से 1.5 घंटा कर दे, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ना। चलिए एडजेक्टिव लिखो। सबसे पहली बात, आप कुछ बताना चाहो एडजेक्टिव के बारे में? क्या होता है एडजेक्टिव? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड विशेषण होते हैं। बिल्कुल अच्छा है, कोई परिभाषा पूछे तो यही लिखनी है, लेकिन हमसे तो कोई नहीं पूछेगा। अगेन हमारा तो वही है, आइडेंटिफिकेशन पता चले, लिखो आइडेंटिफिकेशन। भाई जिस वर्ड को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे किस काम का है? अब मैम हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते फिर संज्ञा सर्वनाम? क्योंकि हिंदी आपकी भाषा बन चुकी है। मैं हिंदी बोल रही हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ह बोलना है, जाती है बोलना है या जाता है बोलना है, नहीं सोचना पड़ता हिंदी में। भाई लड़की है तो जाती है बोल दूंगी, लड़का है तो जाता है बोल दूंगी।
हिंदी में नहीं सोचना पड़ता क्योंकि उसी भाषा में जी रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बताओ। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, जैसे नाउन क्या होती है, जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, वैसे ही एडजेक्टिव वो होते हैं जो हाउ का रिप्लाई दे। किसका? हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, कैसा या कैसे, ठीक है, का रिप्लाई दे, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। और ये बहुत इजी तरीका है जिससे इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किसका रिप्लाई देता है, कैसे का रिप्लाई देता है, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। कोई भी चीज किसका रिप्लाई दे? कैसे का, हाउ का। हु और हाउ में डिफरेंस है। हु का मतलब कौन और हाउ का मतलब कैसा। जैसे मान लीजिए ये कौन है, तो आप बोल दोगे लड़की है, तो कौन का रिप्लाई देते ही तो नाउन बन गई लड़की। लेकिन मैंने पूछा लड़की कैसी है, आपने बोला अच्छी है। अब अच्छी, कैसा का रिप्लाई दे रहे, तो ये वर्ड जो अच्छा है ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और सोचो थोड़ा सा, जैसे आपने बोला मैम ये क्या है, मैंने बोला क्लासरूम है। अच्छे से देखो, रूम नहीं क्लासरूम है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्लासरूम है। फिर मैंने पूछा क्लासरूम कैसा है, आपने बोला साफ है, क्लीन है। तो कैसा का रिप्लाई जो दे वो तो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और जो क्या, कौन और किसको का रिप्लाई दे वो क्या होते हैं? नाउन। अब अगेन वही क्वेश्चन, आपको तो ये रिप्लाई दे देते हैं, हमें नहीं दे रही है। भाई हम लोग में और आप में कुछ तो डिफरेंस होगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा, वो आपको जवाब नहीं देंगे, आपके अभी कानों में सुनाई नहीं देगा, हमारे भी नहीं सुनाई देता। उसको बोलते हैं सेंस डेवलप होना, कि हमारा सेंस डेवलप हो गया है। तो आपका भी एक समय के बाद होगा, लेकिन तब तक के लिए हम तो आपको शॉर्टकट दे रहे हैं ना। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक नाउन को पहचानता है, ऐसे ही एडजेक्टिव के लिए होता है तुम गुड हो, तुम बैड हो। लिखें उसको, फिर एक बारी पहचान के देखते हैं। लिखो दोनों आइडेंटिफिकेशन, मेरे साथ ही लिख लो। लेजिबल है ना हैंडराइटिंग? सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना जो लिख रही हूं? ठीक है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। भाई कैसा को हमने चेक किया, ये क्या है, तो आपने बोला पेन है। क्या है? पेन। तो पेन तो क्या बन गया? नाउन। फिर मैंने पूछा पेन कैसा है, तो आपने बोला ब्लैक है या ग्रे है। तो वो कैसा का जवाब देना ना, कैसा है, ग्रे है, ब्लैक है, तो कैसा का रिप्लाई देते ही क्या बन गया? एडजेक्टिव। अगेन हम पहचान क्यों रहे हैं, हमें ऐसी क्या नौबत आ रही है, क्यों पहचान रहे हैं हम? अरे आपको लिखने हैं सेंटेंसेस, आपको लिखने हैं पैराग्राफ्स। किससे लिखोगे? शब्द के बिना कुछ होता है क्या? और हर शब्द का एक सर्टेन प्लेस होता है। आपको फिलअप्स अगर भरने हैं, आपको एरर ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढोगे जब आपको पता ही नहीं है तो कि ये वर्ड किस ग्रुप से है, कहां बैठेगा कहां नहीं बैठेगा। तो इसके लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें। अब एक बारी बुक वापस खोलो ताकि ये तुम गुड है तुम बैड है को भी मैच कर लेते हैं। पेज नंबर 11 है, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज है। ठीक है, तुम गुड हो तुम बैड हो, तुम अट्रैक्शन हो या अट्रैक्टिव हो। भाई तुम कैसे हो और कैसा का जवाब देते ही एडजेक्टिव। तुम गुड हो तुम बैड हो, तुम अट्रैक्टिव हो या अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव हो। और तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा क्या? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तो बन गया नाउन और अट्रैक्टिव बन गया
एडजेक्टिव। लिख लो दोनों के, नाउन के आगे एन लिख दो और एडजेक्टिव के आगे ए लिख दो। हर में ऐसा चेक कर सकते हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेफ हो या सेफली हो। सेफ हो। अरे ये सेफली खान वाला नहीं है कि नाम समझ लो और बोल दो कि हाँ सेफली तो है, नाम नहीं है ये इंग्लिश वाला सेफली है, ठीक है। तो ये सेफली एडवर्ब होता है, अभी नहीं बताया इसलिए मत लिख, इसको ध्यान मत देना, अभी नाउन और एडजेक्टिव पे ही बात करूंगी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम रिच हो या रिचनेस हो। तुम रिच हो और तुम्हारी रिचनेस, तुम्हारी अमीरी और तुम कैसे हो, अमीर हो। डिफरेंस पता चल रहा है क्या? तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी रिचनेस और तुम कैसे हो, रिच हो, अमीर हो। एक और करके देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इंजरी हो या इंजर्ड हो। तुम इंजर्ड हो। और आज तक अधिकतर लोग गलत बोलते थे। ये वाला जो केस है ना, इंजरी और इंजर्ड वाला, कल जब मैं वर्ब बताऊंगी ना तो वर्ब में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वर्ब के पीछे ईडी लगकर एडजेक्टिव बनते हैं। क्या? वर्ब के पीछे ईडी लगकर एडजेक्टिव बनते हैं। तो कल अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अक्सर बोलते हो आई एम एजुकेट। अरे तुम एजुकेट नहीं हो, तुम एजुकेटेड हो। और इससे ज्यादा कॉमन गलती जो लोग करते हैं, मैं कंफ्यूज हूं। अरे तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो। क्या हो? कंफ्यूज्ड हो। मैं नाराज हूं, आई एम अनॉय। अनॉय नहीं हो, अनॉयड हो। क्यों? कैसे हो, और कैसा का जवाब एडजेक्टिव देता है, और वर्ब तो कैसा का जवाब देगी नहीं, एडजेक्टिव देगा, और वर्ब के अंदर ईडी लगकर एडजेक्टिव बनते हैं, वो कल लिखवाऊंगी वर्ब के साथ में। क्लियर है? तो देखो, और देखो इसमें आगे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम लक हो या लकी हो। लकी हो और तुम्हारा लक, तुम्हारा लक, तुम्हारी किस्मत और तुम कैसे हो, किस्मत वाले हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम करेज हो या करेजियस हो। करेजियस और तुम्हारा करेज, तुम्हारा साहस और तुम कैसे हो, साहसी हो। तो हिंदी में इसलिए बता रही हूं कि फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, बट इंग्लिश में भी एक समय के बाद आप बता सकते हो। जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम वीक हो या वीकनेस हो। वीक हो और तुम्हारी वीकनेस। तो आज सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव पढ़ाया है मैंने। इसके बाद एक बार आओ पेज नंबर आप 15 पर। पेज नंबर 15, यह गुड है, यह बैड से मैच कर रहा है। मैंने ये जो 4 लिखे ना नाउन में और एडजेक्टिव में, इनमें से किसी से भी कर सकते हो, और भी इनके भाई बंदों से कर सकते हो, लेकिन हिंदी में भी उसका वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये गुड है, ये बैड है, ये चीप है या चीपली है। चीप है, बोलते हैं ये चीप है, सस्ता, ठीक है। ये गुड है, ये बैड है, ये कॉस्ट है या कॉस्टली है। कॉस्टली है। कैसा है? कॉस्टली, महंगा। और इसकी कॉस्ट, भैया जी इसकी कॉस्ट कितनी है, इस कार की कॉस्ट कितनी है, तो इसकी कॉस्ट इसकी के साथ में आया, यानी नाउन है। और ये कैसा है? कॉस्टली है। ये गुड है, ये बैड है, ये इजी है या इजीनेस है। इजी, और इसकी इजीनेस। ये परफेक्ट है या परफेक्शन है। परफेक्ट है, और इसका परफेक्शन। तो एक समय के बाद आप भी परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अभी पहली क्लास है तो आप लोगों से नहीं हो पा रहा। बट जो 4 एक्सरसाइज मैंने बताई है ना, ये आप कर सकते हो, इन पे सब पे होमवर्क लिख लो। इफ यू आर इंटरेस्टेड तभी करना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे वरना, है ना। छोड़ नहीं रही हूं, है ना, बट ये 4 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है आज के लिए, देखना है। अभी मैंने आज जो 4 बातें बताई, मुझे वापस रिवाइज करवा दो। सबसे पहला, नाउन को पहला तरीका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तुम्हारा, सॉरी मैं ही भूल गई कि पहले वो बताया है, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देगा। दूसरा, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, इसका पेन, इसकी बुक से मैच कर लो। अब आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, तो काम मिलेंगे। काम कहां कहां? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो भी कल वर्ब पढ़ाऊंगी, वर्ब इंपॉर्टेंट है ना, डू नॉट मिस योर क्लास। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के केस पे। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव का पहचान क्या क्या? हाउ, हाउ का मतलब कैसा, हाउ का मतलब कैसा, और यूज कहां पे करोगे, नहीं लिखवाया, लिखो। और दूसरा तरीका क्या था आइडेंटिफिकेशन का? तुम गुड हो, तुम बैड हो, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, ये गुड है, ये बैड है से मैच करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो आप, इसका करेंगे क्या, इसका यूजेस लिखो। सबसे पहले नाउन से पहले इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? एक तो नाउन से पहले, कहां पे?
नाउन से पहले। तो नाउन से पहले कैसे, जैसे अभी बोला था अ ब्यूटिफुल गर्ल, सबने सुना होगा। अ स्मार्ट बॉय, गर्ल, ये कौन है, गर्ल है, नाउन। और इससे पहले क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। लड़की कैसी है, ब्यूटिफुल है। अ स्मार्ट बॉय। एन इंजर्ड प्लेयर, प्लेयर कैसा है, इंजर्ड, चोटिल, घायल। अ स्मार्ट वर्कर, वर्कर कैसा है, स्मार्ट। एन एजुकेटेड विमेन, विमेन कैसी है, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी। तो नाउन से पहले, ठीक है। दूसरा लिखो, बी के बाद, किसके बाद, बी के बाद। अब ये बी कौन है, इस बी को लिखो लिंकिंग वर्ब के बाद। बी को क्या लिखोगे, लिंकिंग वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब है, एक तो नॉर्मल वर्ब्स होती हैं जैसे गो, स्टडी, ईट। कुछ वर्ब्स जो होती हैं लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अब दो सवाल, कहां पे, क्या, बोलो बोलो, अरे कोई बात नहीं, बताना था कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि वर्ब है तो लिंकिंग क्यों आई, उनका मन था तो ले आए, वो तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, हम कैसे यूज करेंगे लिंकिंग वर्ब का, हमारे कहाँ काम में आएगी। तो देखो, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, अभी लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ यहीं तक का ही है, क्योंकि वो वर्ब की बात कल करूंगी तो कल ही लिखवाऊंगी। ये लिख लिया ना सबने, भाई हमने तो बचपन से एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, कभी भी स्कूल गया है बच्चा, और यहां अगर इस क्लास में है तो स्कूल तो गया ही है, वरना क्या कंपटीशन की तैयारी। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हर स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब का जिक्र नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ही यही पढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर में चेंज होते ही वर्ब लिंकिंग वर्ब बन जाती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाए, एडजेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव नहीं आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आती है। अभी लिखवाया था नाउन कहाँ, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और एक ज्यादा से ज्यादा नाउन की जगह कौन आता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आ सकती है, और कोई नहीं आ सकता ऑब्जेक्ट की जगह पे, यही बात है। तो नाउन या प्रोनाउन आ गए, लेकिन नाउन प्रोनाउन की जगह अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कौन आ गया, एडजेक्टिव, तो वर्ब बन जाती है लिंकिंग वर्ब। वर्ब क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब। और उस लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। तो नॉर्मल वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे एक तो ये लिख रही हूं मैं, शी इज एजुकेटेड, एजुकेट या एजुकेटेड, एजुकेटेड, कैसी है, एजुकेटेड है। और एक मैं लिख रही हूं, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों में डिफरेंस है। यहां इसके बाद में एडजेक्टिव लगा हुआ है, यहां कंटिन्यूअस टेंस के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये दोनों इज एक इज नहीं है, दोनों अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। यहां पे ये टेंस को दिखा रहा है कि काम चल रहा है, गा रही है, गा रही है, गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। और यहां बता रहा है कैसी है, एजुकेटेड है। ठीक है, तो हर है इज नहीं होता, हर क्या नहीं होता, हर है इज नहीं होता। अब आप लोग करते हो, जैसे वो जाती है तो शी इज गो, ये मैक्सिमम देखा हुआ स्ट्रक्चर है। वो जाती है, शी इज गो, जाती है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में है का मतलब इज और था का मतलब वॉज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर है इज नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम ये क्यों लिखते, शी गोज, शी इज गो तो गलत है। और ये इंग्लिश का सबसे गलत स्ट्रक्चर होता है कि बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको बी नहीं पता तो मैं इसको इंट्रोड्यूस भी नहीं करूंगी आपके लिए, अभी तक सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव है। अब कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी वर्ब, वर्ब के बारे में बताऊंगी, वर्ब कैसी दिखती है, क्या करती है, कहां लगेगी। और सबसे इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट कोई है तो वो क्या है, वर्ब ही है। जिसको नाउन एडजेक्टिव वर्ब आता है ना, उसके लिए प्रेपोजिशन तो टॉपिक है, कहां ऑफ लगेगा, कहां इन लगेगा, कहां ऑन लगेगा। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव है और वर्ब। तो तीन स्ट्रक्चर ही तो इंपॉर्टेंट है, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो सेंटेंस तो बनने लगेगा। फिर मान लो वर्ब की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब आ जाता है, नाउन की विशेषता बतानी है एडजेक्टिव आ जाता है,
प्रेपोजिशन की जरूरत है, प्रेपोजिशन आ जाता है। दो वाक्यों को जोड़ना है, कंजंक्शन आ जाता है। माहौल बनाना है, इंटरजेक्शन आ जाता है। माहौल बनाने के लिए होते हैं ना इंटरजेक्शंस, जैसे वाओ, कोई वर्ड थोड़ी है, इंटरजेक्शन है। माहौल ही तो है, मतलब भावना बता रहा है, आपकी फीलिंग बता रहा है। अलास, फलान जी मर गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो जब हिंदी में हम बोलते हैं तो एक्सप्रेशन से बता देते हैं, ओहो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, तो शक्ल से दुख झलक जाता है। लेकिन मान लो लिख रहे हो कॉपी में, तो आपका दुख उसको दिख रहा है क्या कि आप कितने दुखी हो, तो वहां फिर वर्ड्स देने पड़ते हैं। अलास, पार्टी चल रही है तो ऐसे तो बल्ले बल्ले करके दिखा दोगे पार्टी, लेकिन इंग्लिश में हुर्रे, तो वर्ड्स आपको देने पड़ते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग वर्ड का अलग अलग काम है, वो सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास में वर्ब और वर्ब के बाद प्रोनाउन, क्योंकि नाउन का रिप्लेसमेंट क्या है, प्रोनाउन है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको दो बताएं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी एग्जाम से रिलेटेड बात भी मुझे आपसे करनी थी, लेकिन इसके जस्ट बाद मेरी एक और क्लास है, तो आज टाइम नहीं मिल पाया है, तो मैं कल फिर से बात करूंगी। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा अर्जेंट है, सोच रहा है आज ही सारा जान लूं, कल पता नहीं आऊं ना आऊं, रहे ना रहे, जो भी सिचुएशन हो, क्लास के बाद 5 मिनट फ्री हूं तब पूछ लेना ना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप लोग इसको लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू।